नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि विवाद एक अचल संपत्ति से संबंधित है, इसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत एक वाणिज्यिक विवाद नहीं माना जाएगा जब तक कि अचल संपत्ति का वास्तव में उपयोग विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, जिसने पैसे की वसूली के लिए एक मुकदमे को एक वाणिज्यिक सूट के रूप में माना था, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले को फिर से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया कि क्या धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के के आलोक में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 2(1)(c) के तहत आने वाले मामलों की श्रेणी में आते हैं। इंफ्रास्पेस एलएलपी और अन्य 202015 SCC 585। अंबालाल साराभाई मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 2(1)(c) के निहितार्थ को समझा गया था, जहां सहमति निर्णय में न्यायमूर्ति भानुमति द्वारा निम्नलिखित व्यक्त किया गया था। अचल संपत्ति से संबंधित विवाद स्वयं एक वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक वाणिज्यिक विवाद बन जाता है यदि यह अधिनियम की धारा 2(1)(c) के उपखंड B के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते। विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। शब्द प्रयुक्त का अर्थ वास्तव में उपयोग किया गया है और यह न तो उपयोग के लिए तैयार या उपयोग किए जाने की संभावना या उपयोग किए जाने योग्य नहीं हो सकता है। इसका वास्तव में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की व्यापक व्याख्या अधिनियम के उद्देश्यों और ऊपर चर्चा की गई फास्ट ट्रैकिंग प्रक्रिया को विफल कर देगी। उच्च न्यायालय ने धन वसूली के लिए प्रतिवादी के मुकदमे को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत एक वाणिज्यिक मुकदमा माना है। इस प्रकार याचिकाकर्ता प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की। वरिष्ठ वकील श्री पी.एस. याचिकाकर्ताओं प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पटवालिया ने कहा कि यह एक साधारण धन वसूली मुकदमा है और इसे वाणिज्यिक मुकदमे के रूप में नहीं माना जा सकता है। श्री पटवालिया ने कहा कि यदि आक्षेपित निर्णय में दृष्टिकोण को सही माना जाता है, तो सभी धन वसूली मुकदमे वाणिज्यिक डिवीजन की ओर चले जाएंगे और यह वाणिज्यिक श्रेणी के मुकदमों को फास्ट ट्रैक करने के लिए वाणिज्यिक डिवीजन बनाने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। इसके विपरीत वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकर नारायणन ने अधिनियम की धारा 2(1)(c) में स्पष्टीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि एक वाणिज्यिक विवाद केवल इसलिए वाणिज्यिक विवाद नहीं रह जाएगा क्योंकि मुकदमा संबंधित है धन की प्राप्ति। पीठ ने नोट किया कि उपरोक्त मुद्दे को अंबालाल साराभाई मामले में सुलझाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि अचल संपत्ति से संबंधित धन वसूली के मुकदमे को केवल एक वाणिज्यिक मुकदमा नहीं माना जा सकता है जब तक कि अचल संपत्ति से संबंधित विवाद का वास्तव में उपयोग विशेष रूप से व्यापार में नहीं किया जाता है या वाणिज्य और न तो उपयोग के लिए तैयार या उपयोग किए जाने की संभावना या उपयोग किए जाने योग्य। इसलिए प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को यह तय करने के लिए वापस भेज दिया कि क्या मुकदमे को धारा 2(1)(c) के अर्थ के तहत एक वाणिज्यिक विवाद के रूप में माना जाना चाहिए। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 विशेष रूप से अंबालाल में अनुपात के प्रकाश में उपरोक्त सबमिशन को स्वीकार करते हुए हम 2018 के CS नंबर 169 में 4 दिसंबर 2018 को दिए गए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के आक्षेपित फैसले को रद्द करना उचित समझते हैं। मामले को वापस भेज दिया जाता है। उच्च न्यायालय को इस बात पर फिर से निर्णय लेना होगा कि धन की वसूली के लिए मुकदमा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 2(1)(c) के तहत आने वाले मामलों की श्रेणी में आएगा या नहीं। इस आदेश के साथ विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।
स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा के छात्र छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली का रवाना किया एवं साथ ही छात्र छात्राओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 26 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवारजन एवं आस पड़ोस के नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु संदेश दिया एवं संकल्प दिलाया। इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी शेखावत ने विद्यालय में उपस्थित स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में भी बताया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव प्रकाश दुबे, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा एवं विद्यालय स्टाफ आदि मौजूद रहे। जैन एकता मंच के प्रकाश मकाना व राजू भाई सेठिया ने बताया, श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति को संथारा लिए हुए आज 9वां दिन चल रहा है। हम सब उनकी व उनके परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति ने अपने जीवन काल में जैन धर्म में खासी श्रद्धा भक्ति रखी। श्री ओम जी प्रजापति ने अपने परिवार को संथारा के लिए पट्टी पर लिखकर बताया। तब उनके पुत्र इंद्रचंद जी जो एडवोकेट है, उन्होंने इस संबंध में जैन एकता मंच के अध्यक्ष संजय नाहर से चर्चा की, यह संथारा क्या होता है। तब जैन एकता मंच के अध्यक्ष संजय नाहर व प्रकाश मकाना राजू भाई सेठिया ने उनके परिवार को संथारा के बारे में बताया और समझाया और परिवार वालों को प्रेरणा प्रदान की। श्री ओम प्रकाश जी इच्छा है और आप सभी परिवार वाले सहमत हो तो उन्हें संथारा दिला देवे। इस पर श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तब जैन एकता मंच द्वारा संघनायक श्री प्रिय दर्शन मुनि जी को इस बारे में बताया। तब श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति व परिवार वालों ने पुनः संथारा के लिए अपनी सहमति की। श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति ने अपनी पूरी जीवित अवस्था में तिविहार सागारी संथारा ग्रहण कर अपने समाज के साथ साथ सभी समाज में एक अद्भुत मिसाल पेश की है। संथारा ग्रहण करने पर उपस्थित जन समुदाय ने भगवान महावीर एवं गुरु भगवान की जयघोषों से क्षेत्र गुंजायमान कर दिया। जैन एकता मंच के साथ साथ सकल जैन समाज व अन्य समाज के धर्मप्रेमी बंधु संथारा साधक को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से नवकार महामंत्र का जाप चल रहा है। उनके दर्शनों हेतु संथारा साधक के निवास पर नगर के श्रावक श्राविकाओं का मेला लगा हुआ है। संथारा साधक को लगातार महामंत्र नवकार एवं 4 शरण का श्रवण कराया जा रहा है। सभी धर्मप्रेमी श्रावक श्राविका अधिक से अधिक संख्या में संथारा साधक के दर्शन कर धर्मलाभ प्राप्त करे। सादर जय जिनेन्द्र सा। जैन एकता मंच ब्यावर के द्वारा हर रविवार को आयोजित नवकार महामंत्र जाप व स्वाध्याय का कार्यक्रम 24 मार्च रविवार सुबह 7 से 8 बजे तक रहेगा। इस बार नवकार मंत्र जाप का स्थान इंद्रचंद प्रजापति एडवोकेट प्रताप कॉलोनी शिवबाड़ी के पास गली में मुड़ने के बाद तीसरी गली में रखा गया है। गली व मकान के बाहर फ्लेक्स लगे हुए हैं। आप सभी सदस्यों एवं सधमी भाइयों अपने परिवार सहित पधारे कर जिन शासन की शोभा बढ़ाए। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का फॉलोअप कैंप संपन्न हुआ। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय श्री भास्कर जैन व स्वर्गीय विजयलाल जैन की पुण्य स्मृति में भास्कर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शिविर में 18 से 20 मार्च को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को शनिवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 103 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने बताया कि फॉलो अप शिविर का शुभारंभ प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमती चंद्र प्रभा जैन एवं श्रीमती वंदना जैन, लान भागचंद मुंद्रा, विनय पांड्या, कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन, डॉक्टर आकांक्षा ने गणेश जी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। 7 अप्रैल 2024 को आयोजित शिविर में हुए 103 मरीजों के निःशुल्क चश्मे के नंबर निकाले जाएंगे व जांच कर दवा दी जाएगी। लायंस क्लब के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि फॉलो अप शिविर में सचिव अनिल बंसल, लान चंद्र प्रकाश दुबे, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, लान मुरारी गर्ग, कंपाउंडर अनिल सुमन एवं नरेंद्र लोधा तथा देवराज गुर्जर ने सराहनीय सहयोग दिया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन होने और सभी को नेत्र ज्योति प्राप्त होने की खुशी जाहिर की व भामाशाह श्रीमती चंद्र प्रभा जैन को बधाई दी।
जिला परिषद के आदेशानुसार राजीविका विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा चंद के संग मतदान के संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मतदाताओं के घर घर जाकर कलर लगाकर 26 अप्रैल को वोट देने और दिलवाने हेतु प्रेरित किया गया, जिसमें महिलाएं डोल और चंग से झांझ नाचते गाते मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के राजीविका परियोजना प्रबंधक निर्मला भीना, महिला बाल विकास से एलएस मधु परिहार, राजीविका क्लस्टर मैनेजर रीना सेन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिया और राजीविका से जुड़ी सभी सदस्य स्थित रहे और मतदाताओं को जागरूक किया गया। कहा जाता है कि हिम्मत और हौसला हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, अर्थात हिम्मत से मुश्किल कार्य को भी किया जा सकता है। इसी प्रकार का हौसला एवं हिम्मत आज शनिवार को प्रसिद्ध बाड़ी माता गौशाला की रेस्क्यू टीम ने कुएं में एक नील गाय के गिरने के दौरान कुएं में 10 फीट लंबे सांप भी मौजूद रहने के दौरान उत्पन्न हुई धर्म संकट की घड़ी में भी नील गाय को कुएं से बाहर निकालने में दिखाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शनिवार को सुबह सूचना मिली है कि ग्राम बाड़ी के ही एक कुएं में एक नील गाय गिर गई। सूचना मिलते ही बाड़ी माता गौशाला की रेस्क्यू टीम तुरंत मौका स्थल पर पहुंची। वहां जाकर देखा तो धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई। जिस कुएं में नील गाय गिरी हुई थी उसे कुएं में एक भयानक लगभग 10 फीट लंबा सर्प था, लेकिन गौ सेवकों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अथक प्रयास से उस नील गाय को बाहर निकालकर स्वतंत्र छोड़ दिया। बाड़ी माता के आशीर्वाद से नील गाय को नया जीवन दान मिला। बाड़ी माता गौशाला की रेस्क्यू टीम द्वारा धर्म संकट की ऐसी स्थिति में भी इसी प्रकार के सराहनीय कार्य किए जाकर गौसेवा धर्म निभाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए जाते रहने की आमजन की आशा एवं अपेक्षा है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की देवलिया कला रियासत के राजा हरीशचंद्र सिंह और महारानी निर्मल कुमारी राठौड़ पूर्व जिलाध्यक्ष व सह संयोजक ने शनिवार को जोधपुर के महाराजा गजसिंह से शिष्टाचार भेंट कर घर परिवार समाज सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की तथा उसके बाद राजा गजसिंह के महल उम्मीद पैलेस का विजिट कर सेल्फियां ली। इस बेहतरीन मौके पर हरीशचंद्र सिंह व महारानी निर्मल कुमारी ने बताया कि महाराजा गजसिंह से उनके पारिवारिक संबंध हैं और वो हमेशा अपने पारिवारिक संबंधों और इष्ट मित्रों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से इन रिश्तों के लिए पूरा समय निकालते हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाराजा गजसिंह जोधपुर घराने के वो राजा हैं जिनका राज्यादेश आज भी जनता से लेकर सरकार तक में चलता है, क्योंकि वो सदैव न्याय की बात करते हैं और उनकी सामाजिक सरोकारिता हर क्षेत्र में अनुकरणीय होती है। वो आज भी जोधपुर की जनता के दिलों पर राज करते हैं। भारतीय इतिहास में एक नाम राजशाही, परंपरा और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में चमकता है, जिसे जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जहां के महाराजा गज सिंह द्वितीय के जीवन की कहानी रियासतकालीन भारत के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तन को दर्शाती है। 4 साल की उम्र में राजगद्दी हासिल करने से लेकर भारतीय राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक, यह एक आधुनिक महाराजा की मनोरम कहानी है। वर्ष 1948 में 13 जनवरी को महाराजा गज सिंह द्वितीय, जिन्हें प्यार से बाप जी कहा जाता है, का जन्म मारवाड़ जोधपुर के महाराजा प्रतिष्ठित राठौड़ परिवार में हुआ था। उनका भाग्य उनके जन्म से पहले ही इतिहास में अंकित हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने पिता महाराजा हनवंत सिंह के बाद सिंहासन पर बैठना तय था। हालांकि नियति के पास युवा गज सिंह के लिए एक असाधारण योजना थी। 1952 में मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ राज्य का भारत संघ में विलय हो गया और राठौड़ वंश के युवा मुखिया को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोधपुर के महाराजा के रूप में मान्यता दी गई। महज 4 साल की उम्र में गज सिंह ने अपने राजवंश के 39वें महाराजा के रूप में एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। अपने पिता के आकस्मिक निधन के बाद गज सिंह और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी मां राजमाता कृष्णा कुमारी ने किया। उनके प्रारंभिक वर्षों में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जब 8 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर के एक प्रतिष्ठित प्रारंभिक स्कूल कोथिल हाउस में भेजा गया। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा यात्रा की शुरुआत थी, जो एटन कॉलेज और क्राइस्टचर्च, ऑक्सफोर्ड में जारी रही, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। उन्होंने कश्मीर के एक प्रमुख सामंत पुंछ के राजा की बेटी हेमलता राज्य और नेपाल के राजा त्रिभुवन और रानी ईश्वरी राज्य लक्ष्मी देवी की बेटी नलिनी राज्य लक्ष्मी देवी से शादी की है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के पूर्व नरेश और पूर्व सांसद गजसिंह अपना जन्मदिन साल में 2 बार मनाते हैं। इस वर्ष 13 जनवरी को भी महाराजा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस मौके पर उम्मेद भवन पैलेस बारादरी में एट होम कार्यक्रम हुआ, जिसमें थल सेना, वायु सेना के अधिकारी, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी व राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत उद्योग व फिल्म जगत की कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। इससे पूर्व उनके जन्मदिन पर 265 किलो का केक काटकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। भिनायक क्षेत्र की जानी मानी शिक्षाविद, शिक्षक संघ राष्ट्रीय की कर्मठ कार्यकर्ता तथा आयु के इस पड़ाव में भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर कर भाग लेने वाली बहन जी उषा मैडम के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श विद्या मंदिर भिनाई में विद्यार्थियों को फल एवं परीक्षा उपयोगी किट, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल पेन आदि वितरित किए एवं विद्यालय परिवार ने भी भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत किया। बहन जी ने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा के लिए तनाव मुक्त तैयारी करने को लेकर अपने विचार विद्यार्थियों के समक्ष रखे एवं भविष्य में किसी भी सहयोग के लिए विद्यालय परिवार को आश्वस्त किया।